हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। स्वागत करता हूं मैं विपिन वर्मा आप ही के यूट्यूब चैनल पर, वो यूट्यूब चैनल जिसको आपने बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। और अब तो वो कहते हैं ना, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, तो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम आ चुके हैं सर पे, और एग्ज़ाम के साथ साथ कोरोना भी बाहें फैलाएं सामने खड़ा है। तो देखते हैं उस पे तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फ़िलहाल तो हम अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस का जिम्मा उठाया था मैंने। स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे बिजनेस स्टडीज़ की सिलेबस को पूरा करने के लिए आपके एग्ज़ाम से पहले। देखिएगा, लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, स्टाफिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पहले मैं अपने नॉर्मली जो बेसिक्स थे जितने भी, उनके बारे में देखा। फिर अपन ने स्टार्ट किया था पहला जो कंपोनेंट था स्टाफिंग का, लास्ट वीडियो में। आज अपन बात करते हैं जो सेकंड कंपोनेंट या एलिमेंट जिसकी बात करी जाए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। एक्चुअली सफरिंग विद बिट हॉर्सनेस, थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार, इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है कि भाई जहाँ पर भी अपन व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन लाइक बटन्स कोई भी प्रेस नहीं कर रहा है। यार, आई एम नॉट आस्किंग फॉर और आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर एनी मनी। आपसे कोई पैसा तो मांगा ही नहीं जा रहा, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि कोई बंदा मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, तो आप एटलीस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लाइक आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप अच्छे से जान ही जाएंगे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं अपन, जो हमारा है सिलेक्शन प्रोसेस। पहला रिक्रूटमेंट देखा था, रिक्रूटमेंट के 8 पार्ट्स देखे थे। आज बात करेंगे अपन सिलेक्शन प्रोसेस की। अब सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन की डेफिनेशन क्या है। अगर बात की जाए सिलेक्शन की, तो भाई सीधी सी बात है, डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशंस। यानी कि जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं, ऑब्वियसली जॉब्स के लिए ऑफर आउट तो कर दिया। अब जैसे ही आप जॉब्स के लिए ऑफर आउट करते हो, तो आपके पास एक बल्क में एप्लीकेशंस आते हैं, बल्क में मैसेजेस आ जाते हैं, कैंडिडेट्स आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है। पहले तो एक बात बता दूँ, सिलेक्शन प्रोसेस को वैसे तो नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है, इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूँगा मैं। तो पहले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। डिस्कवरिंग मोस्ट सुटेबल discovering most suitable and promising candidate खांसी थोड़ी सी आ रही है, तो उसके पीछे ये मत सोचिएगा कि सर भी कोरोना से सफ़र करें। नहीं, कोरोना वाला कोई सीन नहीं है। एक्चुअली कंटिन्यूसली क्लासेस लेने की वजह से हॉर्सनेस हो जाता है। डिस्कवरिंग मोस्ट सुटेबल एंड प्रॉमिसिंग कैंडिडेट for the vacant post या vacant job post to fulfill that। यानी अगर सिंपल से शब्दों में कहा जाए, तो जितने भी हमारे पास एप्लीकेंट्स आए हैं, जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं, उनमें से सबसे सूटेबल जो है, या जिस बंदे को अपन ढूंढ रहे हैं, हमारे जो हमने वैकेंसीज, हम जो टारगेट्स लेकर के हमने रिक्रूटमेंट ओपन की है, तो हमें एक ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियरी रहे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी संस्था के लिए, ताकि वो हमें बेनिफिशियरी दे सके, खुद भी ग्रो करे, साथ के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल हो। यानी अगर कहा जाए तो मोस्ट सूटेबल एंड प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, एक ऐसा कैंडिडेट जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी हो, कहीं भी छोटे से लालच के पीछे जाकर के आपको छोड़कर ना जाए, आपकी संस्था को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसे कैंडिडेट की तलाश करना ही क्या कहा जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। इट इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस। अब आप ये कहेंगे कि सर ये नेगेटिव प्रोसेस कैसे हो गया, हम तो किसी को जॉब दे रहे हैं। जनाब, आप जॉब तो दे रहे हैं,
लेकिन जॉब देने के साथ साथ आप काफ़ी लोगों का दिल भी तोड़ रहे हैं। कैसे? चलिए मैं एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेता हूँ। इमेजिन करिएगा आपने रिक्रूटमेंट ओपन किया फॉर 100 पोस्ट, आपने एडवर्टाइजमेंट किया या सोशल मीडिया पे अपलोड किया या इंटरनेट पे अपलोड किया, किसी भी तरीके से आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो आउट करके 100 पोस्ट के लिए वैकेंसीज ओपन करी। तो इन वैकेंसीज के लिए इमेजिन करिए कि 1000 पर्सन्स आए। तो जनाब आपके पास जॉब कितनी है? सिर्फ 100, और आप कैंडिडेट्स आपके पास कितने हैं? 1000। तो आप जॉब सिर्फ कितनों को देंगे? 100 को, और बाकी 900 को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है? नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है। तो मैं पहले भी कंसीडर कर चुका था, पहले भी बता चुका था कि सिलेक्शन प्रोसेस जो क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव प्रोसेस डिस्कवरिंग मोस्ट सूटेबल एंड प्रॉमिसिंग कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब पोस्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल दैट। कि हम कोशिश यही करते हैं कि एक रिक्रूटमेंट के बाद एक ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाएं जिसके अंदर हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से अपन सेलेक्ट आउट करके, ऑप्ट आउट करके एक सूटेबल या परफेक्ट पर्सन को फाइंड आउट करें जो हमारे लिए बेनिफिशियरी साबित हो। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव प्रोसेस। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा चुका हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट ताकि अपन आगे बढ़ सकें। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। और मैं आपको इतना जरूर अश्योर करवा देता हूँ, जितना भी मैं करवा रहा हूँ दैट विल बी मोर देन सफिशेंट कि आप इजीली 92 को टारगेट कर सकें। तो सबसे पहले पॉइंट अगर बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोसेस ही देख लेते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है? चलिए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी कि प्रथम दृष्टया किसी को जांचना। आपके पास 1000 कैंडिडेट्स आए, उनमें से 100 कैंडिडेट्स तो आपको देखने में ही लग गया कि यार ये जॉब क्या कर पाएंगे। तो मतलब जैसे इमेजिन करिए एक वी आर लुकिंग फॉर ए म्यूजिशियन और वी आर लुकिंग फॉर ए म्यूजिक टीचर। हमने 10 म्यूजिक टीचर ढूंढे हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हमने पोस्ट ओपन आउट करी, हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया। तो ऑब्वियसली हम उनको एक छोटा सा क्राइटेरिया देते हैं कि आप जनरली फॉर्म अप कर सके या फिर अपनी डिटेल्स भर सके। तो हमने जैसे ही देखा कि भाई किसी को सुरों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली हमने उनको प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही बाहर कर दिया कि नहीं साहब ये जॉब आपके लिए नहीं बनी। अगर अपन देखते हैं कि अपने हम एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं जहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं किसी ग्रामर टीचर को, तो ऑब्वियसली हमने उनको नॉर्मली एक बेसिक सा फॉर्म दिया सारे कैंडिडेट्स को कि साहब आप अपनी अपनी डिटेल्स भरें। और जब देखा कि उनमें से 10 बंदे तो ऐसे थे जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आया, नाम तो क्या, जिन्होंने अपने नॉर्मली एरर्स किए, अपने एड्रेस में एरर किए, तो सबसे पहले तो उनको क्या कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि साहब आपको जॉब नहीं मिल सकती। यानी पहले ही वॉचिंग में यार पहले ही सीन में किसी भी कैंडिडेट को बाहर कर देना छोटे से एग्जामिनेशन के बाद में, उसको क्या माना जाता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग माना जाता है। अब उसके बाद अगर जो बात आता है, जैसे मान लीजिए इनको अलग करने के बाद जो हमारे पास जो बंदे बचते हैं, अब अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट डिसाइड करेंगे। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, वो वर्बल भी हो सकता है, किसी भी तरीके से। वो क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि जो रिक्रूटमेंट ओपन करते हैं उनके अकॉर्डिंग। यानी अपन जिसको सेकेंड पार्ट कहेंगे वो रहेगा सिलेक्शन टेस्ट। यानी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ एक टेस्ट डिसाइड करेंगे जिसके तहत हम क्या करेंगे, उनमें से फिर और ऑप्ट आउट करेंगे। 100 में से 10 को बाहर निकाल दिया, अब 90 बच्चे, लेकिन पोस्ट तो हमें 10 ही चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, पोस्ट है हमारे पास 10, एप्लीकेंट्स है हमारे पास 100, डिस्कार्ड हमने कर दी कितनी, 10। तो अब बचे कितने हैं हमारे पास, 90। अब 90 में से हमें चाहिए कितने, 10। अब इस 90 में से भी हमें क्या चुनने हैं, 10 चुनने हैं। तो इट्स गोइंग टू बी टफ वर्क। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ अपन जो डिसाइड करते हैं, देखिएगा वो पहला पॉइंट रखेंगे अपन यहाँ पर, वो रहेगा हमारा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, IQ लेवल। IQ लेवल यानी जिसको अपन कह सकते हैं इंटेलिजेंस। कॉन्फिडेंस लेवल भी इसी का हिस्सा है, आई टू आई कॉन्टैक्ट भी इसी का हिस्सा आता है कि एक बंदे में
सबसे पहली बात है कि अगर वो किसी भी जॉब पे जाता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, गर्ल्स कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, हल्का एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कम्युनिकेट कर सके। ये नहीं कि भाई आप खड़े कि भाई मैं तो सामने वाले को देखकर कांपने लग गया जैसे मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा, या जॉब पोस्ट पे पहुंचा, या रिक्रूटमेंट देने के लिए पहुंचा, या एग्जाम देने के लिए पहुंचा, मैं डर गया, या मैं पेपर नहीं कर पाया, मैं नर्वस हो गया। तो ऐसे बंदों को ऑब्वियसली क्या कर दिया जाता है, सिलेक्शन टेस्ट का पहला प्रोसीजर में ही बाहर कर दिया जाता है। सेकंड क्राइटेरिया की अगर बात करें अपन, तो क्या माना जाता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट रख दिया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बात आती है एप्टीट्यूड टेस्ट की। अब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में बहुत बड़ा फर्क है, आप इसको एटीट्यूड टेस्ट पे मत लेके जाइएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये देखा जाता है कि आप में काम करने की कितनी पोटेंशियल है, आप कितनी इच्छा रखते हैं, क्या आप नए नए स्किल्स ढूंढ पाते हैं, क्या आप मतलब ये देखा जाता है कि आपके सामने काफ़ी सारी सिचुएशंस आ सकती है ड्यूरिंग द वर्क, ड्यूरिंग ऑन द पोस्ट, ड्यूरिंग द जॉब। तो आप उनको कैसे टेकल करेंगे, कैसे किस तरीके से आप उनको ट्रीट करेंगे, आप कैसे उन प्रॉब्लम से रीड आउट करेंगे। तो यानी इसको अपन कहें तो ये क्या माना जा सकता है, पोटेंशियल्स माना जा सकता है कि वी आर लुकिंग फॉर द पोटेंशियल आउट फॉर द एलिजिबल पर्सन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट अगर इसको देखें सिलेक्शन टेस्ट में, तो अपनी आती है पर्सनैलिटी। देखिए ये टॉपिक है ना, बहुत सारे राइटर्स ने डिस्कार्ड भी किया कि किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी को देख करके उसके टैलेंट को अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पर्सनैलिटी का मतलब कुछ लोग ड्रेसिंग सेंस से लगाते हैं, कुछ लोग लुकिंग से लगाते हैं, कुछ लोग फिजिक्स से लगाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है, कुछ सिंपल से दिखने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड माने जा सकते हैं। कुछ लोगों को ये जज करते हैं कि भाई इसकी बियर्ड ऐसी है, इसके हाथ में टैटू है, तो ये टीचर नहीं हो सकता, ये एक अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता, या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें एक्चुअल में मैं इन चीज़ों को डिस्कार्ड करता हूँ, और मैं ही नहीं, बहुत सारे राइटर्स ने इन चीज़ों को डिस्कार्ड किया है कि ये सही मायने में एक क्राइटेरिया नहीं है किसी को भी जज करने का। नेक्स्ट अगर पार्ट देखें तो रहेगा हमारा ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब ये नहीं है यहाँ पर सॉरी कि वो व्यापार कैसा कर पा रहा है। ट्रेड का मतलब है कि उसके पास पहले से कितना एक्सपीरियंस है, यानी एग्जिस्टिंग स्किल्स उसके पास कितने हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जिस्टिंग स्किल्स, कि पहले से वो कितना एक्सपीरियंस लेके बैठा है, किस तरीके से उसने कितनी जगह पे काम किया है, या उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, एक्चुअल में उसने किन किन ऑब्स्टिकल्स को पार किया है, उसके एग्जैक्ट प्रेजेंट टाइम में वो किस चीज़ में स्किलफुल है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर अगर बात आती है नंबर 5 पॉइंट की, तो अपन देखते हैं इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट की अगर बात करें तो देखिएगा प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है तो आपको ह्यूमन रिसोर्स भी दिया जा सकता है, आपको मार्केटिंग भी दिया जा सकता है, आपको एडवर्टाइजिंग भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसीजर में ये भी देखा जाता है, जो भी इस प्रोसेस को फॉलो आउट कर रहे होते हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं, उनमें ये देखते हैं कि सामने वाला जो एप्लीकेंट है ऑब्वियसली इन विच सेक्टर इज हैविंग ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट। अगर उसका मार्केटिंग में वो टैलेंटेड है तो डेफिनेटली उसको मार्केटिंग की पोस्ट के लिए प्रमोट किया जाए। अगर वो एडवर्टाइजमेंट एंड स्किल्स के लिए तो उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए उसके आइडियाज़ को यूटिलाइज किया जा सके। अगर वो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड है तो उसको HRM डिवीजन दिया जा सकता है। तो ये भी सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा है कि उसके इंटरेस्ट को देखा जाए ताकि उसको एक सूटेबल जॉब प्रोवाइड करी जा सके कि वो अपना बेस्ट दे सके। 2 पॉइंट हमने देखे हैं सिलेक्शन टेस्ट को, एटलीस्ट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ताकि मैं स्पेस यूटिलाइज कर सकूं। चलिए मैं यहीं पे लिख लेता हूं, इसको अपन पार्ट आउट कर लेते हैं। चलिए यहां से कर लेते हैं। थर्ड नंबर अगर पॉइंट की अपन बात करें तो वो रहेगा हमारा इंटरव्यू। पोस्ट 10 थी, 100 एप्लीकेंट्स आए, जिसमें से 10 को फर्स्ट स्क्रीनिंग में बाहर कर दिया गया, 90 बचे। 90 में से 50 कैंडिडेट ऐसे निकले जिन्होंने इस क्राइटेरिया को फॉलो आउट किया या इस क्राइटेरिया को पार किया सिलेक्शन प्रोसीजर को। अभी भी एक लंबा रास्ता बाकी है कि हमने क्या डिसाइड किया, इन 50 में से अपन क्या ढूंढेंगे, 10 ढूंढेंगे। डेफिनेटली ये टैलेंटेड है, अगर ये 2 प्रोसीजर पार कर चुके हैं, 2 स्टेप्स पार कर चुके हैं, देन डेफिनेटली दे आर हैविंग द टैलेंट। बट वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट, वी आर लुकिंग फॉर द मोस्ट सुटेबल, वी आर लुकिंग फॉर द मोस्ट सुटेबल एंड प्रॉमिसिंग एंड अ डेडिकेटेड पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर आवर फर्म। तो इंटरव्यू की अगर बात करी जाए तो अगर इस चीज़ में अपन देखेगा, इंटरव्यू एम्प्लॉयमेंट मैं लिख देता हूँ, चलिए इंटरव्यू लिख लेते हैं कि जिस जॉब
को वो करने जा रहा है उसके बारे में बेसिक सी नॉलेज, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, आई कॉन्टैक्ट भी आ सकता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी आ जाता है, फेस टू फेस कह सकते हैं इसको अपन, F इंटरेक्शन, क्योंकि काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली दे आर बुक वॉर्म्स, वो बुकिस नॉलेज से तो अच्छे से जुड़े होते हैं, बट रियल लाइफ में उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो इंटरव्यू को फेस आउट कर सके। तो इंटरव्यू प्रोसीजर भी एक अहम रोल अदा करता है सिलेक्शन प्रोसेस में, ताकि वो सामने वाले एप्लीकेंट का कॉन्फिडेंस लेवल देख सके, सही मायने में ये देख सके कि वो कितना कर पा रहा है। फिर अगर अपन देखें तो हमारा आता है यहाँ पर रेफरेंसेस बैकग्राउंड। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। अब बात आती है कि यार ये रेफरेंस का मतलब जैक सैक से तो नहीं है, नहीं जनाब, कोई जैक सैक से नहीं है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड का मतलब कि सही मायने में उस बंदे का कोई क्रिमिनल पास तो नहीं है, या उसका कोई क्रिमिनल करियर तो नहीं रहा, या उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो नीट एंड क्लीन है भी या नहीं है, या किसी तरीके के उस पर एलिगेशंस लगे या नहीं है, या वो लॉयल है भी या नहीं, या सच्चा है या नहीं। क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं होगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। और इफ़ एनी पर्सन इज हैविंग अ क्रिमिनल बैकग्राउंड तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपके बिजनेस के, आपके ऑर्गेनाइजेशन की रैपो को जरूर इम्पैक्ट आउट करता है या इफेक्ट आउट करता है। इमेजिन करिएगा कोई एक ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो पहले से क्रिमिनल रहा हो और ओबियसली आपकी फर्म में, आपकी शॉप पे, आपके शोरूम में काम कर रहा हो, तो डेफिनेटली कस्टमर्स देखकर ही उसको पहचान जाएंगे कि नहीं यार ये बंदा तो लायक ही नहीं है, इस बंदे को इन्होंने जॉब पे रखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने देती है एटलीस्ट चेकआउट करने के लिए कि क्या सच में वो बंदा प्योर है या नहीं, कैरेक्टर से सही है या नहीं, या उसका नेचर सही है या नहीं, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, या क्विक टेम्पर नहीं है। ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर बात आती है तो आता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। यानी इतने सारे स्टेप्स पार करने के बाद में अब जिन्होंने भी ये प्रोसीजर को फॉलो किया, या जो ये रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस ओपन करवा रखा है, जिन्होंने जो एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं, वो ये देखते हैं कि हाँ भाई इन 50 में से अब हमें किन को फिक्स करके किन को सिलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली क्या माना जाता है, सिलेक्शन डिसीजन माना जाता है कि इन 50 में से हमें एक जो स्पेसिफिक 10 पोस्ट के लिए फिलअप करना है, उन लोगों को ढूंढते हैं और उनको एक सिलेक्शन डिसीजन में डालते हैं कि ऑब्वियसली यू आर फाइनली सिलेक्टेड। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है जिसको अपन कहते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जैसे कई बार आपने सुना होगा गन्स वगैरह के लाइसेंस जब गवर्नमेंट अप्रूव करती है या प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली सबसे पहले ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखती है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो भी उसके लिए एप्लीकेंट करता है या फिर एप्लीकेशन डालता है कि डेफिनेटली वो डोप टेस्ट को क्लियर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, या फिर वो किसी भी तरीके से कोई एडिक्टेड तो नहीं है ना, या फिर शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, या मेंटली स्ट्रेस में तो नहीं है, या किसी भी मेंटली डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहा, या किसी भी टाइप की डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर पा रहा। जैसे एट प्रेजेंट आजकल अगर देखें तो स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में अगर जैसी कोई वैकेंसी होती है तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं, साहब आप डबल डोज वैक्सीनेटेड तो हो ना। तो ये चीज़ें क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, वो एक सर्टिफिकेट देखते हैं या फिर सर्टिफाइड करवाते हैं या एग्जामिनेशन भी करवा लेते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर के थ्रू कि ओवरऑल ही इज़ फिट और नॉट। लास्ट अगर अपन देखें तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, जॉब ऑफर करती है। जो इन्होंने फाइनली 10 डिसाइड किए, कंपनी क्या करती है, उनको जॉब ऑफर करती है कि ठीक है डेफिनेटली यू हैव बीन सिलेक्टेड, आपको ये चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपका ये सैलरी क्राइटेरिया रहेगा, आपको इस जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है, आपको इस जगह पे रिपोर्टिंग दी जाएगी, पोस्टिंग दी जाएगी, आपको इतना इतना काम करना पड़ेगा, इतने घंटे काम करना पड़ेगा, आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देंगे, आपको वीक में छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको मंथ में लीव्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, पीएल आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, सीएल्स आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें वो जॉब ऑफर लेटर में रहती है। ये यहाँ पर किसकी प्रेफरेंस की बात आ रही है, जो एप्लीकेंट है उसकी प्रेफरेंस की बात आ रही है कि सारी चीज़ें प्रोसेस को पार करने के बाद एप्लीकेंट को जॉब ऑफर मिलता है और अब वो डिसीजन लेगा कि यार डेफिनेटली मेरे को ये काम करना है या नहीं करना। और लास्ट प्रोसीजर हमारा फॉलो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी सारी टर्म्स कंडीशंस क्या कर दी जाती है, रिटर्न में एम्प्लॉय के सामने रख दी जाती है
कि अगर आप जॉब छोड़ के जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। आप अगर ईपीएफ कटवा रहे हैं तो आपको इतना ईपीएफ कंपनी भी प्रोवाइड करेगी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगी। ये सारा रिटर्न में कुछ होता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, और बाद में दोनों तरफ से अप्रूव्ड होता है। एक कॉपी एम्प्लॉय के पास रहती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है, ताकि डेफिनेटली बोथ कैन हैव अ लीगल प्रूफ फॉर द जॉब और फॉर द ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था। पहला प्रिलिमिनरी देखा, जितने लोग आए उनको पहले ही विजन में उनमें से कुछ को बाहर निकाल दिया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग माना जाता है। नेगेटिव प्रोसेस है, पहले भी बता चुका। सिलेक्शन टेस्ट में ये 5 टॉपिक फॉलो करेंगे, IQ इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड टेस्ट, और फिर पर्सनैलिटी, और फिर ट्रेड। ट्रेड के अंदर जो पहले के एग्जिस्टिंग स्किल्स है उनको देखेंगे, और लास्ट आता है हमारा इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट देखा हमने इंटरव्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंटरव्यू एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं अपन, फेस टू फेस रिकॉग्निशन के लिए, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट के लिए, पर्सनैलिटी को, कॉन्फिडेंस लेवल को, IQ लेवल को, कम्युनिकेशन लेवल को, सारी चीज़ों को देखा जा सके। रेफरेंस उस बैकग्राउंड, उसका पास देखा जा सके, क्या वो सही है या नहीं है, किसी भी तरीके से कोई क्रिमिनल सर्टिफिकेट या कोई क्रिमिनल केसेस से अटैच तो नहीं है, उसके पास में उसने कुछ कैसा कोई गलत काम तो नहीं किया, उसकी रैपो कैसी है, या वो कोई मुजरिम वगैरह तो नहीं रहा हो, कोई क्रिमिनल पास ना रहा हो। सिलेक्शन डिसीजन उनमें से सिलेक्ट करके बंदों को सिलेक्ट करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डालते हैं, आर दे फिजिकली फिट और नॉट। उसके बाद उनको जॉब ऑफर कर दिया जाता है। एम्प्लॉय यहाँ पे सिलेक्ट करता है कि डेफिनेटली इफ़ आई एम एबल टू वर्क, और मैं चाहता हूँ, आई एम हैविंग डिज़ाइन टू वर्क, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि डेफिनेटली आई एम रेडी टू डू द जॉब फॉर दिस पोस्ट एंड आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो भी है सारा रिटर्न में होता है, ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। पहला हमने रिक्रूटमेंट देखा था, सेकंड हमने सिलेक्शन देख लिया। आज की क्लास में सिलेक्शन ही रखेंगे, और थर्ड पार्ट यानी कल की जो वीडियो रहेगी और इस चैप्टर को पूरा कर दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 नंबर का चैप्टर रहता है, 6 से 7 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर के, टर्म 2 को लेकर के, और पंजाब बोर्ड में भी ये तकरीबन 6 से 7 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, एक वीडियो और रहेगी, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलिएगा प्लीज़। इतनी मेहनत लगती है यार, तो एटलीस्ट लाइक करना तो बनता है, और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट एंड कीप कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज़। थैंक यू।